51वीं वर्षगांठ बीते हुए अर्ध शताब्दी के जीवन का लेखा जोखा लेने का स्वर्णिम अवसर होता है। हम सबके लिए आज का क्षण भी सिंहावलोकन का क्षण है। आज हम एक क्षण के लिए सिंह की तरह पीछे मुड़कर देखें और फिर 21वीं शताब्दी में छलांग लगाने के लिए अपने आप को तैयार करें। लेखा जोखा लेते समय एक गलती अक्सर हो जाती है। हम अपनी ही उपलब्धि को कम आंकते हैं और कमजोरी को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में निराशा का वायुमंडल छा जाता है। कभी कभी देश में मैं निराशा के स्वर का ज़्यादा बढ़ते हुए देखता हूँ। बात थोड़ी बहुत बिगड़ी भी होगी, लेकिन इतनी बिगड़ी नहीं है कि सुधारी न जा सके। हमारे शास्त्रों में कहा है, आत्म प्रशंसा मूर्खों का लक्षण है, लेकिन अनावश्यक आत्मनिंदा भी आत्महत्या के समान है। मैं यथार्थवादी दृष्टि से 50 वर्षों का लेखा जोखा लेना चाहता हूँ। जब हम आज़ाद हुए थे तब कुछ पश्चिम के पंडितों ने भविष्यवाणियाँ की थी कि हम जनतंत्र और स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं, जल्दी ही हम बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि न हमने केवल अपनी अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा की है, अपितु विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया है। जो राष्ट्र हमारे साथ आज़ाद हुए वे लगभग सभी कभी कभी न कभी तानाशाही का या सेनाशाही का शिकार हुए, लेकिन हमने लोकशाही का दीप हमेशा जलाए रखा। आज की लोकसभा 12वीं लोकसभा है। मैं हिंदुस्तान का 11वां प्रधानमंत्री हूँ। छोटे से देहात की चौपाल से लेकर संसद तक से सत्ता परिवर्तन के होते हुए दृश्य को हमने देखा है। इस सब का श्रेय आपको जाता है। हर चुनाव में आपने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि सभी पंडित ज्ञानी हतप्रभ रह गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जब तक आप जागरूक हैं, हमारे जनतंत्र पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। आज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण तथ्य पर पूरे राष्ट्र को सोचना है। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरवाद, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें हर हालत में स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र जरूरी है। पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का अटूट हिस्सा है। मैं और मेरी सरकार इन चारों तत्वों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम हर तरह की सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं और जो समुदाय संख्या में कम हैं उनकी पूरी सुरक्षा और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। लद्दाख से लेकर निकोबार तक फैला हुआ है ये देश। गारो पर्वत से लेकर गिलगित तक इसका विस्तार है। यह एक प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इतना विशाल देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, भाषाओं, उपासना पद्धतियों, रहन सहन, खान पान की भिन्नताओं के बावजूद लोकतंत्र के सूत्र में बंधकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कमर कसकर जुटा हुआ है। साथ साथ हम इसे भी नहीं भूल सकते कि हमें जनतंत्र को विकृतियों से बचाना है। हम संसद और विधानमंडलों के सदनों में ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे स्कूल की कक्षा में कोई भी शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकशाही चर्चा से चलने वाली है। विपक्ष को कहने का और सत्ता पक्ष को करने का अधिकार होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधक नहीं। निर्भय और निष्पक्ष मतदान को और निखारना होगा।
चुनाव पद्धति में परिवर्तन कर उसे जातिवाद, हिंसा, धन, शक्ति आदि दुर्गुणों से मुक्त करना होगा। इससे अगली शताब्दी में हमारा शासन तंत्र और भी निखर कर आए। एक समय था यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में स्थिति बिगड़ी और हम गरीब राष्ट्रों में गिने जाने लगे। गत कुछ वर्षों में हमारे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने कड़ी मेहनत करके देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। भूखे पेट कोई सेना लड़ नहीं सकती। भूखा देश चीन से नींद नहीं सो सकता। हमारे किसान मजदूर भाइयों ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाकर अपनी अन्नदाता की उपाधि सार्थक की है। मैं तो भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना कर सका हूँ, अन्नदाता सुखी भव। इस आनंद में भी दुख की छाया छिपी है। आज हमारे इस अन्नदाता की स्थिति विकट हुई है। मुझे इस बात की अत्यधिक पीड़ा है कि इस वर्ष कुछ प्रांतों में किसानों को कर्ज का बोझ असह्य होने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इन किसानों को श्रद्धांजलि के रूप में मैंने एक निर्णय लिया है। फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा, नई फसलें इसमें जोड़ी जाएंगी और भौगोलिक क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाएगा। किसानों की सही आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार संपन्न आयोग गठित किया जाएगा। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं। आपको इस शासन में कभी भी झुकने की नौबत नहीं आएगी। उड़ीसा में बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी लोग भूख से पीड़ित हैं। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी देश में लोग भूखे रहें, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने योजना आयोग से कहा है कि इस क्षेत्र में रोजगार आश्वासन योजना की रकम दुगनी कर दें। मेरा प्रयास रहेगा कि देश में अन्न के अभाव में किसी को भी अपनी जान न खोनी पड़े। व्यापार, उद्योग और सेवाओं में भी देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे कुछ उद्योग तो विश्व की स्पर्धा में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। इस सफलता के लिए मैं सभी मजदूरों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सफलता एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभारना। मैं जानता हूं कि ये कहना जितना आसान है, करना कठिन है। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम, प्रामाणिकता और स्वावलंबन का मार्ग अपनाना होगा। विश्व के दर्जे का माल तैयार करना पड़ेगा जो घरेलू और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। अर्थव्यवस्था में सुधार की तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम उदारीकरण का अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में हमने परियोजनाओं को तीव्रता से लागू करने का निर्णय किया है। स्वदेशी का अर्थ ये नहीं है कि हम कूप मंडूक हो जाएं। नई दुनिया छोटा सा गांव बन गई है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम इस खुली अर्थव्यवस्था में भी अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर विश्व स्पर्धा में डटकर खड़े रह सकते हैं और हम डटकर खड़े रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज के स्वतंत्रता दिवस की 91वीं वर्षगांठ केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में मनाई जा रही है। हर देश में बसा भारतीय मूल नागरिक यह पावन पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मैं विदेशों में बसे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इनमें से कुछ देशों में भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर देख रहे होंगे। अनिवासी भारतीयों ने जहां वे बसे हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाई है। अब उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का अवसर मिला है। हमने अब रिसर्च इंडिया बॉन्ड्स निकाले हैं। दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीय इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक इस योजना में 5,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में आए हैं। मुझे विश्वास है कि अनिवासी भारतीय और भी इसका लाभ उठाएंगे। देश का आर्थिक विकास अपने साथ साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है, हमें उन्हें हल करना है।
मैं जानता हूं कि आप सब और ख़ासकर बहनें कुछ चीज़ों की बढ़ती कीमतों से खासी परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। इसमें सरकार से ज़्यादा प्रकृति का दोष है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहने से आपका बोझ तो हल्का नहीं होता है। वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर इस महंगाई से जूझने का अभियान शुरू करेंगी। व्यापारी वर्ग से भी मैं इसमें सहयोग चाहता हूं। वे अनावश्यक जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा न दें। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि बढ़ती महंगाई आपके त्योहारों का रंग फीका न कर दे।